हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज अपन डिस्कस करेंगे ANTS PT6 जूलॉजी सेगमेंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। क्या कहता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट कहता है फर्स्ट मैमल वर लाइक। ये स्टेटमेंट सही है इस अर्थ पे जो पहले मैमल जो इवॉल्व हुए, ठीक है ना, वो कैसे थे, स्रू की तरह थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट अगर अपन स्टेटमेंट की बात करें तो कहता है कि ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पोस्ट मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव। इस स्टेटमेंट को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम बात करें कि अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो एक सिंगल लैंड मास था, ठीक है ना, उसे हम कह रहे थे पैंजिया। ठीक, इस सिंगल लैंड मास पैंजिया के ऊपर इवॉल्व हुए अर्ली रेप्टाइल। इस अर्ली रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ प्रोटोथेरिया और इस प्रोटोथेरिया से इवॉल्व हुआ मेटाथेरिया और इसी को आप कहते हैं मार्सुपियल, है ना। जैसे ही मार्सुपियल इवॉल्व हुए इस पैंजिया का कुछ पार्ट जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण सेपरेट हो गए। ठीक, और आज हम इसी पार्ट को हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो मुझे बताओ कि जो मार्सुपियल यहाँ पे इवॉल्व हुए थे वो मार्सुपियल इस ऑस्ट्रेलिया में भी आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कौन है, मार्सुपियल। इसके साथ साथ ये जो प्रोटोथेरिया इवॉल्व हुए थे, ये प्रोटोथेरिया भी आपको यहाँ पे मिला, है ना। और अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, इस कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस मेटाथेरिया से इवॉल्व हुए यूथेरिया। ठीक, लेकिन ये यूथेरिया ऐसे नेचर के थे, ठीक है ना, कि ये सारे प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया को क्या कर गए, किल कर दिया। तो अब हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा है, यूथेरिया। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी, इस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन इवॉल्व हुए, मार्सुपियल ही इवॉल्व हुए। क्योंकि अगर इस मेटाथेरिया से यूथेरिया जो इवॉल्व हुआ, इस ऑस्ट्रेलिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था, इस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाए। और यही रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखने को मिलता है, मार्सुपियल देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्लासेंटल मैमल नहीं है, प्लासेंटल मैमल हैं, लेकिन वो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के द्वारा ले जाए गए हैं। इतनी बात क्लियर है। तो मुझे बताइए कि अगर आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ प्लासेंटल मैमल, आप कह सकते हैं कि जो मार्सुपियल मैमल आपको दिख रहा है उसका क्या वजह हो सकता है, तो हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अगर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्सुपियल थे इनको किल कर दिया गया, किसके द्वारा, यूथेरिया के द्वारा। क्लियर है। तो हम स्टेटमेंट अगर हम बी के ऊपर बात करें तो कहता है ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पोस्ड मैमल, ठीक है, ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे स्टेटमेंट कहता है नेक्स्ट, अ स्नेक आर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ क्रोकोडाइल। आप थोड़ा सा वर्टिब्रेट का जो इवोल्यूशन है आप उसे याद कीजिए। ठीक है, अर्ली रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे साइनैप्सिड और इवॉल्व हुए सौरप्सिड। सौरप्सिड से इवॉल्व हुआ था थीकोडॉन और उस थीकोडॉन से इवॉल्व हुआ क्रोकोडाइल, उसी से इवॉल्व हुए डायनासोर और उसी से इवॉल्व हुए बर्ड, है ना। लेकिन डायनासोर जो हैं वो तो एक्सटिंक्ट कर गए, लेकिन आज के डेट में अगर क्रोकोडाइल का जो क्लोजेस्ट जो रिलेटिव है वो कौन है, बर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, स्नेक आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ क्रोकोडाइल। ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी। इतनी बात क्लियर है। लेकिन ऑप्शन डी को भी देखते हैं क्या कहता है, वेल, डॉल्फिन, सील एंड सी काउ आर द एग्जाम्पल ऑफ मैमल। यस सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये चारों जो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, वेल, डॉल्फिन, सील एंड सी काउ, ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैमल्स के हैं। ठीक है, तो 151 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है 152। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट। एनसीईआरटी के अंदर जब आप वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा आप याद करो, हमारे पास थे अर्ली रेप्टाइल, उससे इवॉल्व हुए साइनैप्सिड और सौरप्सिड। अब जब साइनैप्सिड की बात करेंगे तो उससे इवॉल्व हुए प्लाइक्योसोरस, प्लाइक्योसोरस के बाद जो इवॉल्व हुए हैं वो आए हैं थेराप्सिड और थेराप्सिड से इवॉल्व हुए हैं मैमल। तो अगर हम मैमल की इवोल्यूशनरी सीक्वेंस की अगर हम बात करें
तो अर्ली रेप्टाइल, उसके बाद साइनैप्सिड, उसके बाद प्लाइक्योसोरस, उसके बाद थेराप्सिड और उसके बाद मैमल्स। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, आप इसे मैच कीजिए। जो मैंने कहा वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है अर्ली रेप्टाइल, बिल्कुल अर्ली रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ है साइनैप्सिड, ठीक। साइनैप्सिड से इवॉल्व हुआ प्लाइक्योसोरस और प्लाइक्योसोरस से इवॉल्व हुआ थेराप्सिड। यानी ये सीक्वेंस जो हमारा वर्टिब्रेट इवोल्यूशन का है ये करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। लेकिन फिर भी हम इन तीनों ऑप्शन को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। दे रखा है सौरप्सिड, उसके बाद क्या है थीकोडॉन्ट, और फिर कह रहा है थेराप्सिड, गलत है। साइनैप्सिड सौरप्सिड, ये भी गलत है। साइनैप्सिड सौरप्सिड प्लाइक्योसोरस, गलत है। तो 152 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 153। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन आर। हम जानते हैं कि डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन होता है वो स्मॉल होता है एंड डायरेक्शनल होता है एंड ग्रेजुअल होता है। इतनी बात क्लियर है। अब आइए ये स्टेटमेंट कहाँ पे है ढूंढते हैं। रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, नहीं सर, डायरेक्शन लेस नहीं होता है, ठीक है। ये जो रैंडम एंड डायरेक्शन लेस दे रखा है ये म्यूटेशन के अकॉर्डिंग है, म्यूटेशन के अकॉर्डिंग है, तो ये हमारा गलत हो गया। स्मॉल एंड डायरेक्शनल, यस, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन होता है वो स्मॉल होता है, आप कहेंगे डायरेक्शनल होता है और ग्रेजुअल होता है, ठीक है। तो 153 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 154। क्या कहता है? वोम्बैट एंड बैंडिकूट आर एग्जाम्पल ऑफ। हम जानते हैं कि वोम्बैट एंड बैंडिकूट ये दोनों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आपस में शो करते हैं एडप्टिव रेडिएशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, है ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है वो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। देखो प्लासेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ये दोनों आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं और ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो मैमल्स हैं ये सारे के सारे आपस में शो करते हैं एडप्टिव रेडिएशन। तो करेक्ट आंसर जो होगा 154 का वो ए होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 155। क्या कहता है? होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन नेचर इंडिकेट। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि होमोलोगस ऑर्गन होता क्या है। जिस ऑर्गन की अगर हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात करें या हम उसके ऑरिजिन की बात करें, अगर फंडामेंटल स्ट्रक्चर और अगर उसकी ऑरिजिन अगर सेम है लेकिन फंक्शन उसके अगर अलग अलग हैं, फंक्शन डिफरेंट है, तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री को। वो बताता है कि वो सारे जो इवॉल्व हुए हैं वो उन सब का एंसेस्टर कॉमन है। तो मुझे बताइए होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन नेचर इंडिकेट, पहला ऑप्शन कहता है शेयर एंसेस्ट्री। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। आगे कहता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, गलत है। पैरेलल इवोल्यूशन, ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट हम बात करें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 156। क्या कहता है? इन हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। आइए सबसे पहले हम समझते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के बारे में। हार्डी-विनबर्ग ने हमें क्या कहा कि सम ऑफ डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी एंड रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल P क्या है तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। स्मॉल q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर बोथ साइड कर दें और इसका बाइनोमियल इक्वेशन लिखें तो क्या आएगा? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब आपको मुझे बताना है कि p स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये p स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंडिविजुअल जो होमोजाइगस कंडीशन में है और वो भी डोमिनेंट स्टेज। तो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। इतनी बात क्लियर है। अगर हम 2pq की बात करें तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विथ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील। q स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस रिसेसिव एलील। इतनी बात क्लियर है।
और अब आइए हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या कहता है। इन ए हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। अब आप मुझे बताओ होमोजाइगस डोमिनेंट कौन है, हमारा p²। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा A 156। करेक्ट आंसर क्या होगा, A, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 157। क्या कहता है, डार्विन फाउंड दैट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड इवॉल्व फ्रॉम। हमें पता है कि जो 22 सीरीज ऑफ आइलैंड हमें देखने को मिला था, ठीक है, उसका नाम क्या था, गैलापागोस आइलैंड। उस आइलैंड के ऊपर आपने जो ऑब्जर्व किया, हर आइलैंड पे जो बर्ड थे, ठीक है ना, मुझे बताना हर बर्ड का जो बिग शेप था वो क्या था, अलग अलग था। क्यों, क्योंकि जो फूड हैबिट है सारे सबका वो क्या है, अलग अलग है। तो कहता है डार्विन फाउंड ऑन द डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड इवॉल्व फ्रॉम। मुझे बताइए कि वो जितने भी बर्ड इवॉल्व हुए थे उन सारे बर्ड जो हैं वो किससे इवॉल्व हुए थे, ओरिजिनल जो कि बर्ड था वो ब्लैक बर्ड जो कि सीड ईटिंग बर्ड था। अब ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, कह रखा है इंसेक्ट ईटिंग एंसेस्टर बर्ड, नहीं। कैक्टस ईटिंग एंसेस्टर बर्ड, नहीं। फ्रूट ईटिंग, नहीं। हमारा जो ओरिजिनल जो बर्ड था जिससे सारे वैरायटी जो है वो इवॉल्व हुआ है वो कौन है, सीड ईटिंग एंसेस्टर। क्लियर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 158। क्या कहता है, डार्विन थ्योरी डज नॉट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया। कह रहा है डज नॉट इंडिकेट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम याद करते हैं डार्विन के पोस्टुलेट के। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे। पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन या ओवर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या आता है, एग्जिस्ट करने के लिए लोगों को फाइट करना होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, वेरिएशन होगा। और जो वेरिएशन जो आता है स्पीसीज के अंदर वो कैसा होता है, ग्रेजुअल वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल वेरिएशन होंगे, ठीक है। और फाइनली नेचर के द्वारा क्या किया जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे। और आप कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मुझे बताओ सबसे पहला जो डार्विन का जो पोस्टुलेट है वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट तो सही है डार्विन के अकॉर्डिंग। ग्रेजुअल एंड स्मॉल वेरिएशन ये भी सही है डार्विन के अकॉर्डिंग। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये भी सही है डार्विन के अकॉर्डिंग। ये तीनों स्टेटमेंट डार्विन के पोस्टुलेट में हमें देखने को मिलता था। लेकिन सी स्टेटमेंट कहता है, सी ऑप्शन में, लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। नहीं, हमने पहले ही कहा कि डार्विन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ओवर प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ स्पीसीज। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, और गलत होने की वजह से ही हमारा क्या है, ये सही है। कहा ना, नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं वो इंक्लूड कर रहे थे, ये इंक्लूड नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 159। क्या कहता है, फेनोमेनन डज नॉट एसोसिएटेड विथ डार्विन फिंचेस। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, ठीक है ना, कि डार्विन फिंचेस जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, है ना। क्योंकि एक सिंगल स्पीसीज जो कि ओरिजिनल बर्ड सीड ईटिंग बर्ड था और उससे अलग अलग न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो बताइए हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये एक प्रकार का एडप्टिव रेडिएशन भी शो करता है, तो हम कहेंगे एडप्टिव रेडिएशन भी है। नेक्स्ट है स्पेसिएशन। क्या होता है ये समझना, फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पीसीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीसीज और कॉल्ड स्पेसिएशन। और डार्विन फिंचेस कौन सा स्पेसिएशन शो करता है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक मीन्स डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है ना, न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन हो रहे थे। मेन आइलैंड से सेपरेट हुए छोटे छोटे आइलैंड, और उस आइलैंड पे जो सीड ईटिंग बर्ड था वो अपने अपने फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इवॉल्व किया, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हैं एसोसिएटेड है डार्विन से। तो आप कह सकते हैं डार्विन फिंचेस से। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये भी एसोसिएटेड है, एडप्टिव रेडिएशन ये भी एसोसिएटेड है, स्पेसिएशन ये भी डार्विन फिंचेस से एसोसिएटेड है। लेकिन कह रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 160। क्या कहता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है ना।
पहला ऑप्शन कहता है कि डोमिनेंट लैंड प्लांट इन प्रेजेंट एरा आर जिम्नोस्पर्म। हम अभी जिस एरा के अंदर हैं, ये कौन सा एरा है? सीनोजोइक एरा। और इस एरा के अंदर इस लैंड पे जो डोमिनेंट प्लांट है वो है एंजियोस्पर्म, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? जिम्नोस्पर्म। इसकी वजह से ये क्या हो गया? फॉल्स है, गलत है। और गलत है इसीलिए हमारा ये क्या है? सही हो गया आंसर, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा है। आइए BCD को भी देखते हैं एक बार, है ना। कहता है लाइकोपोड आर द डिसेंडेंट ऑफ जोस्टेरोफाइलम। आप थोड़ा प्लांट की इवोल्यूशन को याद कीजिए, है ना। सबसे पहले इवॉल्व हुआ था क्लोरोफाइट एंसेस्टर, उससे इवॉल्व हुआ ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर, और ट्रैक्योफाइट से जैसे ही राइना टाइप प्लांट बन रहा था उससे ठीक पहले इवॉल्व हुआ जोस्टेरोफाइलम। ये जोस्टेरोफाइलम से इवॉल्व हुए आर्बोरेसेंट लाइकोपोड और फिर इवॉल्व हुए हर्बेसियस लाइकोपोड। तो मुझे बताना कि आर्बोरेसेंट लाइकोपोड और हर्बेसियस लाइकोपोड इन दोनों का जो एंसेस्टर है वो कौन है? जोस्टेरोफाइलम है। तो क्या कहता है? लाइकोपोड आर द डिसेंडेंट ऑफ जोस्टेरोफाइलम। यस सर, ये स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है मॉडर्न फर्न सीडेड प्लांट इवॉल्व फ्रॉम सिलोफाइटॉन। आप याद कीजिए, है ना। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर, ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ राइना टाइप, और राइना टाइप से इवॉल्व हुआ, ठीक है, सिलोफाइटॉन, और इस सिलोफाइटॉन से इवॉल्व हुए फर्न, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि आज के डेट में जो मॉडर्न फर्न है, फिर उसके पहले अगर इधर बात करें तो सीडेड फर्न, उससे इवॉल्व हुआ प्रोजिम्नोस्पर्म, फिर उससे बाद आया डाइकॉट, फिर उसके बाद मोनोकॉट। तो मॉडर्न फर्न एंड सीडेड प्लांट जो इवॉल्व हुआ है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है? सिलोफाइटॉन। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है ना। जोस्टेरोफाइलम वाज डोमिनेंट इन सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड। आप उस डायग्राम को देखिएगा, वहाँ पे ये डोमिनेंट शो कर रखा है, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। लेकिन आपसे पूछा इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 161। क्या कहता है? द बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल विच वॉज 20 फीट इन हाइट, ठीक, हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टेथ वाज। बताइए कौन है? डायरेक्ट NCERT का ही क्वेश्चन है। हाँ, हमारा आंसर क्या होगा? ट्राइनोसोरस, ठीक है, जिसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी? आप कह सकते हैं इसकी जो हाइट थी वो कितना था? 20 फीट, ठीक है। डरावने इसके पास क्या थे? टिथ थे। इतनी बात क्लियर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए, ट्राइनोसोरस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 162। क्या कहता है? रीड द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। आपके पास 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आखिरी में कहता है चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्टेटमेंट ओनली। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है ना। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। हमें पता है इस बात का कि इस अर्थ पे जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो अपीयर हुए थे वो आज से 2000, आप कह सकते हैं 2000 मिलियन ईयर एगो, या आप कह सकते हैं 2 बिलियन ईयर एगो इवॉल्व हुए थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बी, अबाउट 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट वर फॉर्म्ड। बिल्कुल सही है। आगे कहता है एंड वर एक्टिव ऑन अर्थ। यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है स्टेटमेंट सी, प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर एगो सीवीड एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। ये सारे NCERT के लाइन हैं। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि फिश लाइक रेप्टाइल सच एज क्रोकोडाइल, क्या कह रहा है? क्रोकोडाइल इवॉल्व प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर एगो। देखिए ये स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। यहाँ पे सही लिखा है 200 मिलियन ईयर एगो फिश लाइक रेप्टाइल सच एज क्रोकोडाइल नहीं, ये कौन थे? इक्थियोसोरस, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, है ना। तो फिश लाइक रेप्टाइल, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था? फिश लाइक रेप्टाइल सच एज क्रोकोडाइल इवॉल्व, फिश लाइक रेप्टाइल सच एज इक्थियोसोरस इवॉल्व प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर एगो। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? क्रोकोडाइल। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। तो बताओ आपसे पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट ओनली पूछा है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ए है,
बी है और सी है। आइए अब ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे ए एंड बी ओनली है, गलत हो गया। सी एंड डी है, गलत हो गया। ए बी एंड सी, तो 162 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 163। क्या कहता है? व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलरिटी इन। ठीक है, हमें पता है कि व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन ये सारे के सारे क्या हैं? मैमल्स हैं। ठीक, अब कह रहा है क्या सिमिलरिटी शो करते हैं ये? टोटल नंबर ऑफ बोन इन बॉडी नहीं, सबके अंदर जो नंबर ऑफ बोन है वो अलग अलग है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर कहता है पैटर्न ऑफ बोन लिम्ब। ठीक है, बोन्स ऑफ लिम्ब, पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ लिम्ब, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप इनके फोरलिम्ब को देखेंगे तो आपको फोरलिम्ब के अंदर आपको ह्यूमरस मिलेगा, रेडियस मिलेगा, अल्ला मिलेगा, कार्पल मिलेगा, फेलेंजेस मिलेगी। ठीक है, तो सबका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जितने भी मैमल दे रखे हैं सबके फोरलिम्ब के अंदर, ठीक है, जो बोन्स का जो पैटर्न है वो सेम है। ठीक है, तो आप कहेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। हैबिटेट कह रखा है। अरे यार, व्हेल जो है एक्वेटिक मैमल है, बैट जो है ये फ्लाइंग के लिए है, चीता जो है रनिंग, ह्यूमन जो है ये दोनों तो लैंड पे ही है, लेकिन सबका हैबिटेट क्या है? अलग अलग है। फीडिंग हैबिट सबका सेम है क्या? नहीं सर, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो हमारा 163 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 164। क्या कहता है? व्हाट वर द टू मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेरियस डार्विन फिंचेस। जो आपको 22 जो स्पीसीज आपको देखने को मिल रहा था, उन दो स्पीसीज में दो मेन डिफरेंस आपको बताना है। पहला डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे बॉडी साइज एंड कलर। नहीं सर, गलत है। कलर ऑफ आई एंड फ्लाइंग कैपेसिटी, ये भी गलत है। फीडिंग हैबिट एंड शेप ऑफ बिक, यस, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, क्योंकि जितने भी बर्ड थे सारे बर्ड का जो फीडिंग हैबिट है वो अलग अलग है। अरे कोई कैक्टस को ईट करता है, कोई इंसेक्ट को ईट करता है, कोई जो फ्रूट ईटिंग है, ठीक है, तो सबका फीडिंग हैबिट क्या है? अलग अलग है। अब जाहिर सी बात है, फीडिंग हैबिट अलग है तो जो बिक का जो शेप होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी। लेकिन फिर भी फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, बॉडी कलर एंड एंसेस्टर। नहीं, गलत हो गया। ठीक है, तो 164 का हमारा करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 165। क्या कहता है? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ। जैसा कि हम जानते हैं स्वीट पोटैटो जो है ये क्या है? रूट है ना, और जो पोटैटो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब सोचिए, दोनों की जो ओरिजिन है वो अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है? आप कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ, आप कह सकते हैं फूड का स्टोरेज करना। और हमें ये बात पता है कि अगर ओरिजिन डिफरेंट हो और फंक्शन अगर सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एनालोगस ऑर्गन। और एनालोगस ऑर्गन जो है, ठीक है, ये शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब आइए वो बात देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। पहला कहता है होमोलोगस स्ट्रक्चर। नहीं सर, गलत हो गया। एनालोगस स्ट्रक्चर हाँ, लेकिन कह रहा है रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है कौन? होमोलोगस ऑर्गन, तो ये भी गलत हो गया। होमोलोगस स्ट्रक्चर गलत हो गया। आगे कहता है एनालोगस स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यस। तो हमारा 165 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 166। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। सर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है उसका 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दोनों किसका है? इंडिया और चाइना का है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। सेकेंड ऑप्शन कहता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एंड चाइना टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज अबाउट 45%। गलती सर यहीं पे हो गई। जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्टिविटी में वो कितना होता है? 25% होता है। ठीक है, तो बी तो गलत हो गया। ठीक है, और अब आप मुझे बताइए कि अगर बी अगर गलत है तो ऑप्शन सी तो ऐसे भी गलत हो गया, है ना। और नेक्स्ट कहता है ऑप्शन अगर हम डी की बात करें तो पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ वाइल्ड बर्ड। क्या लिखा है? वाइल्ड बर्ड विच आर यूज फॉर देयर
एग्स। देखिए हम यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड बर्ड जो हैं, ठीक है ना, हम इसका डोमेस्टिकेशन करते हैं पोल्ट्री के अंदर, ना कि वाइल्ड बर्ड का। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। और आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। तो 166 का करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 167, कहता है हाउ मेनी फिशेस मेंशन इन द बॉक्स आर, मराइन को कैपिटल एम से डिनोट कर रखा है और फ्रेश वाटर को कैपिटल एफ से, और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके बताना है कि इनमें से कितने ऐसे फिश हैं जो मराइन वाटर हैं और कितने ऐसे फिश हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, है ना। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। देखो लेबियो रोहिता रोहू, है ना, ये कैसा फिश है, आप कहेंगे फ्रेश वाटर फिश है। क्लैरियस मांगुर, मांगुर भी कैसा है, आप कहेंगे फ्रेश वाटर फिश है। सार्डिनेला, जो सार्डिन है आप कहते हैं ये मराइन वाटर फिश है। जो सैल्मोन है ये भी कैसा है, आप कहेंगे मराइन वाटर फिश है। जो सिंगी है ये फ्रेश वाटर फिश है, और जो पॉम्फ्रेट है ये मराइन वाटर फिश है। इतनी बात क्लियर है। और अब आप मुझे बताइए कि इसमें कितने ऐसे फिश हैं जो फ्रेश वाटर में हैं, 1, 2 एंड 3, और कितने ऐसे फिश हैं जो मराइन वाटर में हैं, 1, 2, 3। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, आप कहेंगे बी। तो 167 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 168, क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस इज अ 3 स्टेप सीक्वेंशियल एंड एरोबिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग। देखो जब आपने बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ा था ना, तो आपने ये बात देखी होगी कि हमारे पास क्या था, आप कह सकते हैं काऊ डंग है ना, काऊ डंग। सबसे पहला स्टेप की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप है उसका नाम है सॉल्युबलाइजेशन। क्या नाम है, सॉल्युबलाइजेशन, या इसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। जब आप सॉल्युबलाइजेशन और डीकम्पोजिशन करेंगे तो काऊ डंग के अंदर जो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, तमाम कई सारे जो पॉलीमर आपको देखने को मिलता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बोलो, मोनोमर में। ठीक, अब जब हमारे पास मोनोमर बन गया है तो जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेज आता है उस स्टेज का नाम है एसिडोजेनेसिस। जो हमारा दूसरा जो स्टेज है उसका नाम क्या है, आप कहेंगे एसिडोजेनेसिस। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म होता है ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड बनता है, ऑर्गेनिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन होता है। और अब इस ऑर्गेनिक एसिड जो बना, इसके ऊपर हमारा थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, इस स्टेप का नाम है मिथेनोजेनेसिस। और इसी स्टेज में बैक्टीरिया वर्क करता है, मिथेनोबैक्टीरियम, जिसे आप मिथेनोजेन के नाम से भी जानते हैं। और हमारा बन गया फाइनली कौन, बायोगैस। इतनी बात क्लियर है। तो मुझे बताना कि बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप। पहला हमारा जो स्टेप है उसका नाम क्या है, सॉल्युबलाइजेशन। दूसरा जो स्टेप है उसका नाम क्या है, आप कहेंगे एसिडोजेनेसिस। और जो तीसरा स्टेप है उसका नाम क्या है, मिथेनोजेनेसिस। अब ऑप्शन में ढूंढो कहाँ पे है। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस इज अ 3 स्टेप सीक्वेंशियल एंड एरोबिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग सॉल्युबलाइजेशन, यस, एसिडोजेनेसिस, एंड आखिरी में दे रखा है मिथेनोजेनेसिस। ये हमारा सीक्वेंस करेक्ट है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्लियर है। बाकी ऑप्शन को देखते हैं, एसिडोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस और फिर है एसिडोजेनेसिस, गलत हो गया। मिथेनोजेनेसिस, सॉल्युबलाइजेशन, एसिडोजेनेसिस, गलत हो गया। सॉल्युबलाइजेशन, मिथेनोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस, गलत। 168 का करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 169, क्या कहता है, स्टेटमेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, असर्शन में कहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज एज क्लॉट बस्टर। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हम जानते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का जो यूज़ है वो क्लॉट बस्टर के फॉर्म में हम करते हैं। जब भी ब्लड वेसल्स के अंदर जब क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। लेकिन स्टेटमेंट बी की अगर हम बात करें तो क्या कहता है, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। अब देखिए, हमने कहा कि अगर ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, अगर क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो हम पेशेंट को क्या देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे। अब सोचो ये जो क्लॉट बना है, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी के अंदर फॉर्म हुआ।
कोरोनरी आर्टरी ये वही आर्टरी है जो आपके हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई देती है। अब सोचिए कि वहाँ पे अगर क्लॉट बन गया तो आपके हार्ट मसल्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट मसल्स जो है वो डिजनरेट करना स्टार्ट करेगा, और उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इतनी बात क्लियर है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को क्लॉट बस्टर यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। क्लियर है यहाँ तक। अब सोचो कि ये स्टेटमेंट जो बी है क्या ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो 169 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, अगर हम ए की बात करें तो क्या कहते हैं, इफ बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए देन मार्क ए। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। ठीक है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 170। क्या कहते हैं, डोमेस्टिक सीवेज ऑफ लार्ज सिटी। बताइए सीवेज के अंदर, जो लार्ज सिटी की जो सीवेज है उसके अंदर क्या होता है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजॉल्व साल्ट। ठीक है, नहीं सर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सीवेज के अंदर जो लार्ज अमाउंट में हमें मिलते हैं, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर एंड एरोबिक माइक्रोब्स हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर स्टेटमेंट बी की बात करें कि व्हेन ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डज नॉट रिक्वायर एरेशन। हमें इस बात का पता है कि सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर दो स्टेप हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम जब एरेशन टैंक के अंदर लेकर जाते हैं तो हम उसे लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन उसे सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है, एरेशन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि व्हेन ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डज नॉट रिक्वायर्ड एरेशन। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो क्या कहता है, हैज़ हाई बीओडी एज इट कंटेन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। देखिए जो सिटी की जो सीवेज है, ठीक है ना, उस सीवेज वाटर के जो बीओडी जो होता है वो हाई होता है, इतना तक तो सही है। लेकिन उस सीवेज वाटर के अंदर, वो जो सीवेज है उसके अंदर सिर्फ एरोबिक माइक्रोब्स आपको मिलेंगे, एनएरोबिक माइक्रोब्स यानी एनएरोबिक बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ठीक, डी स्टेटमेंट को देखते हैं, इट इज प्रोसेस बाय एरोबिक देन एनएरोबिक बैक्टीरिया इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आइए थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, हमारा सीवेज ट्रीटमेंट दो स्टेप में कंप्लीट होता है, पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम जानते हैं कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होगा, और वहाँ पे आफ्टर सेडिमेंटेशन जो वाटर ऊपर है हमने उसे कहा प्राइमरी इफ्लुएंट। उस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लेकर चले गए एरेशन टैंक के अंदर, और एरेशन टैंक के अंदर हमने क्या करवाया, वहाँ पे हमने इनोकुलम के तौर पे जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको डाल दिया, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई दिया, और अब हमने उसको वहाँ पे कल्चर करवाया, जिससे बीओडी पहले बहुत हाई था, अब बीओडी क्या हो गया, लो हो गया। अब इसे हम लेकर के चले जाते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक नाम से ही बता रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे चीज़ें सेटल डाउन होगी। जो फ्लॉक्स है, ठीक है, वो तो सेटल डाउन हो जाएगी, लेकिन जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। उसे आपने कहा सेकेंडरी इफ्लुएंट। उस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम रिवर के अंदर छोड़ देंगे, लेकिन जो एक्टिवेटेड जो स्लज है, जो सेकेंडरी स्लज है, हम उसे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर लेकर जाएंगे, और उस एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर मुझे बताना किसको लेकर के गए हैं, सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज को लेकर गए हैं। अरे उसके अंदर क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, फंजाई है। क्लियर है। और अब हम वहाँ पे ट्रीट करेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया से, और एनएरोबिक बैक्टीरिया से जब हम ट्रीट करेंगे तो बोलिए वहाँ पे प्रोड्यूस होता है गैस, ठीक है ना, बायोगैस प्रोड्यूस होगा।
तो हमने सबसे पहले क्या किया, एरोबिक ट्रीटमेंट किया, उसके बाद क्या किया, एनाएरोबिक ट्रीटमेंट किया। तो यही बात तो कहता है इट इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनाएरोबिक बैक्टीरिया इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 170 का डी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि फ्लॉक्स क्या है। अभी तुरंत हमने डिस्कस किया कि जब हमने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किया तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसे हम लेकर जाते हैं एरेशन टैंक के अंदर। उस एरेशन टैंक के अंदर जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया है उसके अंदर ऑलरेडी पहले से एरोबिक बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं। हम इसको सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन का और नीचे हम फैन को चला देंगे ताकि पानी जो है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, वो रोटेट करता रहे और ऑक्सीजन जो है सबको मिल सके। ठीक, और जब इसे सप्लाई मिलेगा ऑक्सीजन का और हाई अमाउंट में प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, तो सोचिए कि ऑर्गेनिक मैटर को वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन मिल रहा है तो माइक्रोब्स भी बहुत लार्ज नंबर में ग्रो करेंगे और जो मिस्ट लाइक जो बनेगा स्ट्रक्चर, जो मासेस बनेगी बैक्टीरिया और फंजाई का, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं। क्लियर है? तो क्या कहता है, प्राइमरी स्लज प्रोड्यूस इन सीवेज ट्रीटमेंट, नहीं, फ्लॉक्स इसे नहीं कहते हैं। अ टाइप ऑफ बायोफोर्टिफाइड फूड, ये भी गलत है। अ मेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई फिलामेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इतनी बात क्लियर? यही तो मैंने बोला कि एरेशन टैंक के अंदर जो मासेस बनेंगे बैक्टीरिया और फंजाई का, वही क्या कहलाता है, फ्लॉक्स कहलाता है। फिर डी स्टेटमेंट को भी देखते हैं इफ्लुएंट इन प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक ऑब्टेन ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 172। क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेट विच हैज ऑल ऑर्गेनिज्म यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट, है ना। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि पेस्ट कहते किसे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये आपको एक प्लांट दिख रहा है ना। इस प्लांट की अगर हम बात करें, ये हमारा आप कह सकते हैं कि लीफ है। इसके ऊपर एक इंसेक्ट आता है और इंसेक्ट आकर के बैठ जाता है और इस प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। इस प्लांट को क्या करता है, हार्म करता है, जिससे प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो वो इंसेक्ट जो प्लांट को हार्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बोलो, पेस्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे, पेस्ट। और इस पेस्ट को किल करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड। आप केमिकल पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड भी यूज कर, दोनों का एक ही काम है, पेस्ट को मारना। अब यहाँ पे कह रहा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, यानी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, पेस्ट को किल कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना, ये एक फंगस है, ठीक है, और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट की तरह हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, या स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ये भी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट की तरह इसे हम यूज करते हैं। बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये भी जो है आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट की फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं, पानी में डालकर हम इसे स्प्रे कर देते हैं, है ना। लेडी बर्ड जो हमारा बीटल है, ठीक है ना, इसे हम एफिड को मारने के लिए, ठीक है ना, हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे बायो कंट्रोल एजेंट हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना, नहीं, ड्रैगन फ्लाई को मारने के लिए हम किसी का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बैसिलस थुरिंजेंसिस तो सही है, इसके वजह से गलत हो गया। लेडी बर्ड जो है, हाँ, इसको हम बायो कंट्रोल की तरफ यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो एफिड है इसको तो हमें किल करना होता है, इसके वजह से ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। लेडी बर्ड यहाँ पे दे रखा है पेनिसिलियम, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ट्राइकोडर्मा एस्परजिलस, ठीक है, इसके वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। बैसिलस, हाँ, ट्राइकोडर्मा को तो हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। बैसिलस थुरिंजेंसिस का भी हम यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस को भी हम बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन एस्परजिलस जो है इसका हम यूज नहीं करते। तो हमारा 172 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए। क्लियर है यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 173। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द टेबल। आपके पास 3 कॉलम बना रखे हैं। एक कॉलम जो है वो माइक्रोब्स का है, दूसरा उस माइक्रोब्स का प्रोडक्ट है, और तीसरे कॉलम में उसका जो भी प्रोडक्ट है उसका एप्लीकेशन का दे रखा है ना। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, रॉन्गली मैच। ध्यान है, पहला माइक्रोब्स है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे ऑब्टेन किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए, और हमें पता है कि साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे हम इसका यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, सही है, लेकिन आपसे पूछा है रॉन्गली मैच। नेक्स्ट हम बात करें मोलस्कस परप्यूरस, इससे ऑब्टेन होता है अस्टैटिन, और अस्टैटिन का काम है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है ना। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये क्लॉट को रिमूव करता है, क्लॉट बस्टर के फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है, लेकिन पूछा रॉन्ग है। तो देखिए कहता है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, ठीक है, यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, लाइपेज, नहीं, यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है ब्यूटेरिक एसिड को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो स्टेटमेंट जो डी है ये गलत हो गया, ठीक है ना, और फॉल्स होने की वजह से हमारा ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 173 का जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 174। क्या कहता है, चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर रिलीजिंग आयोडी। कॉपर रिलीजिंग आयोडी के हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो कॉपर टी ये तो इसके रिगार्डिंग सही ही है, कॉपर 7 ये भी कॉपर रिलीजिंग आयोडी है, मल्टीलोड अगर हम 375 की बात करें ये भी सही है, लेकिन LNG जो 20 है ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, ठीक है, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, इसीलिए ये क्या है, कॉपर रिलीजिंग आयोडी की रेस्पेक्ट में गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 174 का वो क्या होगा, सी, है ना। तो 174 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 175। क्या कहता है, सहेली, अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल was developed by the scientist at Central Drug Research Institute which is located in, हमें पता है कि CDRI जो है वो लखनऊ में सिचुएटेड है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 176। क्या कहता है, fetal sex determination test which is based on chromosomal pattern obtained from a sample of amniotic fluid surrounding the developing embryo is known as, हम क्या कहेंगे, amniocentesis। क्लियर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। लेकिन एक बार ऑप्शन को और भी देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम जानते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, उसे हम ECG कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया ना। ग्रेविडेक्स टेस्ट, ये आपके सामने एक नया टेस्ट है, पता है ये क्या है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट है। आप कहेंगे कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट है, और ये जो ग्रेविडेक्स टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट है ये बेस्ड होता है एक हार्मोन के ऊपर जिसका नाम है, आप कहेंगे HCG। कौन सा हार्मोन के ऊपर बेस्ड है, HCG के ऊपर बेस्ड है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमोडायलिसिस। ये क्या है, आप जानते हैं कि रीनल फेल्यूर के केस में, ठीक है, ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया, ठीक। अब जाहिर सी बात है उस यूरिया को हमें बाहर रिलीज आउट करना है, तो हम आर्टिफिशियली क्या करवाते हैं, हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 177। क्या कहता है, विच वन इज एन इनकरेक्ट मैच, कौन गलत मैच है, ठीक है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। GIFT इसका करेक्ट आपको पता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, लेकिन यहाँ पे दे रखा है जीनोम इंटरफैलोपियन ट्रांसफर। तो ये तो रॉन्ग मैच है ना, और रॉन्ग मैच होने की वजह से यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। लेकिन एक बार फिर से हम चेक करेंगे,
ठीक है। ICSI का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये तो ट्रू है। AI का फुल फॉर्म हमारा क्या है? आप कह सकते हैं AI का आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IVF जो है इसका आप कह सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन है? A। इस तरह से हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 178। क्या कहता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव हार्मोनल साइकिल ऑफ फीमेल एक्सेप्ट। 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसे हैं, ठीक है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल हार्मोनल साइकिल को अफेक्ट नहीं करते हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट जो दे रखा है वह है प्रोजेस्टीन। हम इसे मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये जो है हमारा जो हार्मोनल साइकिल है फीमेल के अंदर उसको ये अफेक्ट करता है, तो ये तो अफेक्ट करेगा, लेकिन आपसे पूछा है कि कौन अफेक्ट नहीं करता है एक्सेप्ट। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की तो दे रखा है निरोध, और हमें पता है निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम, और कॉन्डोम का अगर हम बात करें तो इसे हार्मोनल साइकिल से कोई भी मतलब नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, है ना। नेक्स्ट दे रखा है प्रोजेस्टासर्ट। हमें पता है कि यह हार्मोनल है, तो जाहिर सी बात है हार्मोनल साइकिल को अफेक्ट करेगा। इम्प्लांट की अगर हम बात करें, हम ये भी जानते हैं कि इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये भी हार्मोनल साइकिल को अफेक्ट करेगा। तो ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 179। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम STI। STI का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, है ना। और आपसे पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम STI। इनमें कौन से ऐसे कंट्रासेप्टिव है जो STI से प्रोटेक्ट करते हैं यूजर को? क्या ओरल पिल STI से प्रिवेंट करेगा? नहीं सर, गलत है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या STI से प्रिवेंट करेगा? नहीं। अरे कॉपर टी वगैरह का क्या काम है, ठीक है ना। वो आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को वो रोकता है, ना कि STI से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव नहीं। बैरियर मेथड की अगर हम बात करें तो हमारा आता है कॉन्डोम, और हमें पता है कि कॉन्डोम का जो यूज है वो हम डबल पर्पस से करते हैं। पहला पर्पस है हमारा कंट्रासेप्शन प्रोवाइड करना, और फिर हम बात करेंगे कि वो STI से भी हमें प्रिवेंट करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 180। क्या कहता है? सहेली इज एन क्या है? सहेली क्या है? हमें पता है कि सहेली जो है फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, वीकली पिल्स है, नॉन स्टेरॉइडल है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है एक बार हम देखते हैं। NGO वर्किंग फॉर अ फीमेल चाइल्ड राइट, गलत स्टेटमेंट है। NGO जो है नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों को एड्स के बारे में अवेयर करता है, ना कि फीमेल चाइल्ड राइट के बारे में बात करता है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है मिडवाइफ वर्किंग इन विलेज हेल्प इन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, नहीं भाई, ठीक है। नेक्स्ट कहता है नेशनल हेल्पलाइन नंबर फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नो। आगे हम बात करते हैं सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, यस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 180 का वो क्या है? डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 181। क्या कहता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमें पता है कि जितने भी STD हैं वो ट्रांसमिट होते हैं बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट से, ठीक। पहला ऑप्शन कहता है कि शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। बिल्कुल ये बात सही है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है ना, किसी भी STI से सफ़र कर रहा है और उसने इंजेक्शन लिया और उस नीडल को अगर हम अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें, ठीक है ना, यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को इंजेक्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे ट्रांसमिशन का चांस है। तो पूछ रहा है आपसे एक्सेप्ट, तो ये तो सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है गलत क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जाहिर सी बात है अगर कोई पर्सन STI से सफ़र कर रहा हो और आप उसके ब्लड को रिसीव करते हैं तो आपको भी क्या होगा? STI, तो ये भी सही है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, हम जानते हैं इस बात को कि अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है
तो वो HIV जो है वायरस, ठीक है, फीटस के अंदर प्लासेंटा को क्रॉस करके आ सकता है। इसकी जो चांसेस होती है वो 33% होती है। और अगर मान लो कि प्लासेंटा को क्रॉस नहीं किया तो जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, तो जो मदर मिल्क जब फीड करवाएगी उसे, तो कोलेस्ट्रम से भी चांसेस बनते हैं। तो इन्फेक्टेड मदर से फीटस, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आखिरी में कहता है कि शेयरिंग ऑफ क्लॉथ एंड फूड विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। नहीं सर, ये गलत है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि क्लॉथ, फूड शेयर करने से कभी भी STI ट्रांसमिट नहीं होता, तो ये गलत है। और इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 182। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कहता है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ बी। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखिए जब आप बी कीपिंग कर रहे हैं और आपने ऐसे हनी बी का सिलेक्शन किया है जो माइग्रेटरी नेचर का है, जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि जब वो हनी का प्रोडक्शन करेगा और बाद में वो सारे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम वैसे बी का सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि किसको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट कहता है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर बी कीपिंग, ये भी सही है। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, ये भी सही है। लास्ट कहता है कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट। नहीं सर, ये गलत है, ठीक है। तो बताइए हमारा करेक्ट क्या क्या है, 1, 2 एंड 3। अब 1, 2, 3 कहाँ पे है भाई, 1, 2 एंड 3। तो हमारा 182 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 183। क्या कहता है, हिसारडेल इज अ ब्रीड ऑफ सीप डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग। हमें पता है कि जब हम बीकानेरी एव का क्रॉस जब हम करवाते हैं मरीनो रैम के साथ, ये दोनों डिफरेंट ब्रीड है, अलग अलग ब्रीड हैं। तो बताइए कौन सी ब्रीड आती है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आता है हिसारडेल सीप। इतनी बात क्लियर है। तो यही आपसे पूछा है कि हिसारडेल जो है, ठीक है ना, ये जो ब्रीड आया ये किसके क्रॉस से आया है। तो आप कहेंगे बीकानेरी एव एंड मरीनो रैम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, ठीक है ना। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 184। क्या कहता है, मैच द टर्म गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर डिस्क्रिप्शन गिवन इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कोड गिवन बिलो। आपके पास दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है, और आप इसको करेक्टली मैच कीजिए। पहला कॉलम में क्या लिखा है, क्या बोला है, आउट क्रॉसिंग, ठीक है। दूसरा जो दे रखा है वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, फिर है क्रॉस ब्रीडिंग और नेक्स्ट क्या है, इन ब्रीडिंग, ठीक है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। इन ब्रीडिंग किसे बोलते हैं, हाँ, जब हम सेम ब्रीड के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग। लेकिन कब तक, 4 to 6 जनरेशन, ठीक है। अगर आप उसकी बात करेंगे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसका मैच हमारा क्या है। पहला अगर ऑप्शन कॉलम की बात करें तो मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, यस। तो इन ब्रीडिंग के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो डी का हम कहेंगे कि 1 होगा। मेटिंग ऑफ द क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड क्या कहलाएगा, इन ब्रीडिंग। नेक्स्ट कह रहा है क्रॉस ब्रीडिंग। अरे अभी तुरंत तो एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था ना कि बीकानेरी एव और मरीनो रैम ये दोनों 2 डिफरेंट ब्रीड हैं, और 2 डिफरेंट ब्रीड के बीच में जब आप क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। तो ढूंढो कहाँ पे है, मेटिंग ऑफ एनिमल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ब्रीड। तो सी का हमारा होगा 4, है ना। नेक्स्ट कहता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। जब 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब आप मेटिंग करवाते हैं तो क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए कहाँ पे है, मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3। अब आप मुझे बताइए बचा हमारा क्या, आउट क्रॉसिंग। अब आउट क्रॉसिंग क्या होता है, ध्यान रखना कि मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड
आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो कहा उसे आप इनब्रीडिंग कहते हैं। आगे सुनो, मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री। तो हम इसे क्या कहेंगे, आउट क्रॉसिंग कहेंगे। तो हमारा ए का बोलिए क्या हो गया, 2, है ना। अब आप यहाँ पे मैच करो, ए का 2, यहाँ पे 3 और 4 है, तो ये रेस से तो बाहर हो गए। अगर हम बी की बात करें तो बी का हमारा 3, यहाँ पे 4 है, ये भी गलत हो गया। सी का हमने कहा था 4, डी का 1, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 184 का वो होगा ए, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 185। क्या कहता है, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट ए टू डी each with 1 or 2 blank. Select the option which correctly fill up the blanks in any 2 statement, है ना। हम थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, क्वेश्चन आसान है लेकिन कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो हम इसे आसान करके हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम ए की बात करें तो ए में अगर हम पहला देखें क्या कहता है, मल्टीपल ओवुलेशन फिल इन द ब्लैंक। क्या होगा यहाँ पे, एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी इज फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। तो हमारा जो सेकेंड है वो क्या होगा, आप कहेंगे हर्ड इम्प्रूवमेंट। क्लियर है। अगर हम बी की बात करें तो बी क्या कहता है, इन इट अ काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड। ठीक है, हम मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के अंदर हम काउ को इंजेक्ट करते हैं एफएसएच लाइक एक्टिविटी। तो हमारा जो पहला है उसमें बताइए क्या होगा, एफएसएच टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड हम कहेंगे, देखिए जब आपने एफएसएच नहीं डाला था तो 1 सिंगल एग जो है वो रिलीज हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने एफएसएच इंजेक्ट किया अब आपको देखने को मिलेगा सुपर ओवुलेशन, यानी इंस्टेड ऑफ 1 एग कितने एग रिलीज होंगे, 6 to 8 एग रिलीज होंगे। तो आप क्या बोलेंगे वहां पे, सुपर ओवुलेशन, है ना, सुपर ओवुलेशन। ठीक है। अगर हम सी की बात करें तो सी में क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ 1 एग पर साइकिल, इंस्टेड ऑफ 1 एग पर साइकिल, अभी तुरंत बताया कि कितने एग रिलीज होंगे, 6 to 8 एग जो है वो रिलीज होंगे और बाकी कुछ नहीं दे रखा है। अगर हम डी की बात करें तो डी में कहता है कि द फर्टिलाइज्ड, आप क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज एग। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइज जो एग है, फर्स्ट ऑप्शन में आप कहेंगे यहाँ पे फर्टिलाइज एग, ठीक है ना, एट 32 सेल स्टेज, आप कह सकते हैं 16 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। इतनी बात क्लियर है। तो ये मैंने करेक्ट तो फिल कर लिया है, अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा, है ना। देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ए में कहता है कि 1 में जाइगोट है, नहीं हमारा होगा एम्ब्रियो। तो बताइए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम बी में, ऑप्शन बी में बात करें तो ए में कहता है एम्ब्रियो, सही है। 2 में कहता है हर्ड, सही है। अगर हम डी की बात करें तो डी में 1 में क्या है, एग है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, जाइगोट, इसकी वजह से गलत हो गया। और यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें, ठीक है, तो 32 होगा, यहाँ पे 4 to 6 लिख रखा है, गलत हो गया। अगर हम सी की बात करें, सी, तो यहाँ पे बोलो 1 में हमने क्या लिखा था, 6 to 8, सही है। और अगर हम डी की बात करें, डी का 1 अगर हम देखें तो फर्टिलाइज एग, ठीक है ना, ये सही है। और फिर आगे कहता है फर्टिलाइज एग, और डी का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें होना चाहिए था 8 to 32, लेकिन 4 to 8 दे रखा है, इसकी वजह से गलत है। और आगे अगर हम देखें, थोड़ा मैच करते हैं बी का, तो आप मुझे बताना कि बी में हमने काउ को क्या दिया था, इंजेक्ट किया था एफएसएच, ठीक। और अगर हम 2 में देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, सुपर ओवुलेशन देखने को मिला, ठीक है, ये भी सही है। और सी की अगर हम बात करें, इंस्टेड ऑफ 1 एग पर साइकिल हमें कितना एग मिला, 6 to 8 एग। तो हमारा 185 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। 185 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 186। क्या कहता है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, है ना।
पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, लो फिन्स इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट, ये भी एनसीईआरटी का करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमारा जो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, डी। 186 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डी। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 187, क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डज नॉट डिस्टर्ब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है म्यूटेशन, जो हार्डी-विनबर्ग को अफेक्ट करता है। दूसरा है जीन माइग्रेशन, ये भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी अफेक्ट करता है। तीसरा जो आता है वो आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी हार्डी-विनबर्ग को अफेक्ट करता है। और आखिरी आता है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये टोटल 5 फैक्टर हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। अब आपसे पूछा है इनमें से कौन है जो अफेक्ट नहीं करते हैं। तो सोचो, हमने पहला कहा जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये तो अफेक्ट करता है ना। प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन, ये भी अफेक्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ जीन माइग्रेशन, ये भी हार्डी-विनबर्ग को अफेक्ट करता है। लेकिन आखिरी में दे रखा प्रेजेंस ऑफ रैंडम मैटिंग, नहीं, ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 188, क्या कहता है, द क्लोजेस्ट फॉसिल लिंक बिटवीन जीनस होमो एंड एप। अब देखो, अगर हम बात करें ह्यूमन और एप, इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो हमारा सीधा सीधा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड एप। कहानी खत्म होती है और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 189, कहता है द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया एंड देयर रेडिएशन टू अदर हैबिटेट इज नोन एज। इधर देखो, हमने क्या बोला, हमारे पास एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है। इस आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हमारे पास मान लीजिए एक स्पीसीज है एक्स। इस एक्स स्पीसीज से कई सारे न्यू स्पीसीज जो हैं वो बताइए क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। और वो स्पीसीज अलग अलग हैबिटेट में फिर रेडिएट होंगे। तो मुझे बताना, यहाँ पे आपने क्या देखा, ये देखिए, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज in a given geographical area starting from a point and radiating to other area of geography that is habitat is called adaptive radiation। क्लियर है? तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एडाप्टिव रेडिएशन। तो 189 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 190, है ना। क्या कहता है, कंप्लीट द एनालॉजी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें पता है कि जो ल्यूमर है ये क्या है, प्लासेंटल मैमल है, जबकि स्पॉटेड कस्कस ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। तो ये दोनों कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहा है, ठीक। लेकिन आपके सामने दे रखा है इधर एंटीटर जो कि क्या है, प्लासेंटल मैमल है। और अब आप मुझे बताना कि इसका जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है वो कौन होगा। हाँ, आप कहेंगे नुम्बैट। इतनी बात समझ में आया? तो कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन ए। तो 190 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नुम्बैट, ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 191। क्या कहता है, अबाउट हाउ मच टेम्परेचर वाज मेंटेन्ड बाय एस.एल. मिलर इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग गैसेस एंड वाटर वेपर। एस.एल. मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, वहाँ पे टेम्परेचर कितना रखा था, हम सब जानते हैं 800 डिग्री सेल्सियस। तो पहला तो 900 है, गलत है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट दे रखा है, गलत है, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 192। क्या कहता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट चॉइस विथ रिस्पेक्ट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। पहला कहता है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा।
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर एरेसन। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इसमें हम एरेसन यानी ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, तो ये तो हमारा सही है सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। आगे कहता है प्राइमरी ट्रीटमेंट रिक्वायर एरेसन। नहीं सर, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर सिर्फ फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होता है, एरेसन की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट कहता है टर्सरी ट्रीटमेंट रिक्वायर एरेसन। टर्सरी जो ट्रीटमेंट है क्या इसमें एरेसन की जरूरत पड़ती है? ठीक है, हम कहेंगे कि जो टर्सरी जो ट्रीटमेंट है इसमें एरेसन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें भी एरेसन की जरूरत नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो बताइए क्या है, बी एंड सी, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 193। क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज। पहला ही मैंने कहा फर्स्ट स्टेप जो सीवेज ट्रीटमेंट का है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो पहला ही हमारा ऑप्शन है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सीवेज ट्रीटमेंट का, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो बी को भी देखते हैं, एरेशन एंड प्रेसिपिटेशन गलत है, प्रेसिपिटेशन एंड ऑक्सीडेशन गलत है, सेडिमेंटेशन एंड कंबशन गलत है। तो 193 का करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 194। क्या कहता है, वायरसेस ऑफ जेनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर एम्प्लॉयड एज। हम जानते हैं कि जो वायरस का एक जेनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, इसका यूज हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह हम यूज करते हैं, और यह स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यह पार्टिकुलर स्पीसीज को ही किल करता है, नैरो स्पेक्ट्रम पे वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 195। क्या कहता है, केमिकल कंट्रासेप्टिव लाइक जेली एंड फोम आर यूज अलोंग विथ ऑल ऑफ द गिवन कंट्रासेप्टिव एक्सेप्ट। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। देखिए, कुछ कंट्रासेप्टिव हैं, बैरियर मेथड में आते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। ये ऐसे कंट्रासेप्टिव हैं जिनके कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए हम केमिकल मेथड का यूज करते हैं, लाइक क्रीम, जेली और फोम का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन आपसे पूछा है इनमें किसमें आप नहीं करते हैं, तो वॉल्ट्स में तो हम करते हैं ना, डायफ्राम में भी हम करते हैं, सर्वाइकल कैप में हम करते हैं। ठीक है, आप किसमें केमिकल मेथड का यूज नहीं करते हैं, तो बोलो हमारा कौन है, लिप्स लोब। समझ में आया? अरे ये नॉन मेडिकेटेड आईओडी है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, है ना। तो 195 का करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 196। क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, और आपको बताना है कि कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है ना। पहला कहता है स्टेटमेंट, वैसेक्टोमी एंड टिबेक्टोमी आर हाईली इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेजर्स बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। यस सर, यह स्टेटमेंट हमारा सही है। वैसेक्टोमी एंड टिबेक्टोमी का जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत पुअर है, ना के बराबर है। स्टेटमेंट तो सही है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट बी। क्या कहता है, कंट्रासेप्टिव आर रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नहीं सर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए रेगुलर कंट्रासेप्टिव का यूज जरूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब आइए देखते हैं, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, है ना। तो 196 का करेक्ट आंसर क्या है, सी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 197। क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। अंडरलाइन करना, क्या लिखा है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू यूटेरस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अरे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहेंगे। तो आपके मन के अंदर एक डाउट आ रहा होगा, या आपने जल्दीबाजी में, ठीक है ना, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर को सेलेक्ट किया होगा, जो कि गलत है। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के अंदर हम जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जो कि 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक होता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं,
और 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा स्टेज को हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसीलिए इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहेंगे। तो बोलो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिशरी इंक्लूड रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ। हमें इस बात का पता है कि फिशरी और पीसी कल्चर, दो चीजों को आप ध्यान रखना। पीसी कल्चर में हम सिर्फ फिश को रेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन फिश, मोलस्का एंड प्रॉन्स, अगर इन तीनों का अगर आप रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फिशरी कहेंगे। तो फिशरी इंक्लूड रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, मोलस्का यानी सेल फिश, और बोलिए मोलस्का में सेल फिश, और हम क्रस्टेशियन की बात कर रहे हैं तो ऑल ऑफ द एबव। तो 198 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 199। क्या कहता है, ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको सेलेक्ट करना है ना। पहला जो दे रखा है वो है सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड। सर बिल्कुल ये सही बात है, एक मुर्गी साल में अगर 60 अंडे देती है और एक मुर्गी 360 अंडे देती है तो हम किसका सिलेक्शन करेंगे, जाहिर सी बात है जो ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती है, हाँ या ना। तो और वो भी हम उसमें देखेंगे कि कौन सा डिजीज फ्री है, डिजीज से रेजिस्टेंट होता है, हम उस ब्रीड को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है ना। दूसरा, पोल्ट्री के अंदर हम लोग ये ध्यान रखते हैं, इस बात को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उसका प्रॉपर हम कह सकते हैं कि फॉर्म एंड सेफ कंडीशन, प्रॉपर एंड सेफ फॉर्म कंडीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे जो फर्श है वो सॉइल का बना हुआ है, चूहा बील करके आपके फॉर्म में घुस गया, फिर स्नेक जो है उस चूहे को खाते हुए आपके फॉर्म के अंदर आया और सारे चीज़ों को खा गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, प्रॉपर एंड सेफ फॉर्म कंडीशन, तो ये भी सही है। हमें प्रॉपर वाटर और प्रॉपर फीड के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एंड हाइजीनिक एंड हेल्थ केयर बोले तो वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। तो बोलिए कौन कौन से कंपोनेंट है जो पोल्ट्री के लिए सही है। तो हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सारा का सारा होना चाहिए। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन 200, ठीक है। क्या कहता है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनब्रीडिंग, ठीक है, एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस, ठीक है। इनब्रीडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको बताना है। आइए एक करके हम सारे स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला कहता है इनब्रीडिंग स्ट्रैटेजी। इनब्रीडिंग स्ट्रैटेजी, हमें पता है इनब्रीडिंग क्या होता है, जब हम सेम ब्रीड के बीच में जब मेटिंग करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग कहलाता है। इनब्रीडिंग स्ट्रैटेजी अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड, ठीक है। यहीं पे तो गलत हो गया ना, जब आप टू डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या कहलाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा। ब्रीड टू बी कंबाइंड नहीं, अगर आप दो डिफरेंट ब्रीड की कैरेक्टर को आप कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको करवाना होगा क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। द इनब्रीडिंग स्ट्रैटेजी अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड, गलत। हमें ये भी बात पता है कि जब हम इनब्रीडिंग करवाते हैं तो जो होमोजाइगोसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये बात तो सही है ना। इट ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। हाँ, इन ब्रीडिंग से होता क्या है कि हम लेस डिजायरेबल जीन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ये भी सही है। आगे कहता है कंटिन्यू इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सर गलत है, हम जब कंटिन्यू इन ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो इनिशियली 4 to 6 जनरेशन तक तो उसकी प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन उसके बाद अगर आपने किया 4 to 6 जनरेशन के बाद भी अगर आपने इन ब्रीडिंग को कंटिन्यू रखा तो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी दोनों रिड्यूस हो जाएगी और उस कंडीशन को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कंटिन्यू इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस फर्टिलिटी, गलत है। तो अब आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट 1 को सेलेक्ट करना है, तो बोलिए इनकरेक्ट कौन कौन है, 1 and 4। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। क्लियर है यहाँ तक।
और इस तरह से हमारा जूलॉजी पेपर का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले टेस्ट के डिस्कशन में।